पहला पॉइंट याद रखेंगे। अब कल के पॉइंट पे आ जाइए, जल्दी से अपनी खोल लीजिए नोट्स जो आप लोगों ने चलाया था। मैंने आप लोगों को यहाँ पर मात्राएं बता दी थी, तो मात्राएं लगानी आप लोगों को आ गई। अब उन मात्राओं को लेकर इसमें हमारे 1-2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में इस तरह से देकर कि निम्न में से कौन से विकल्प में अशुद्ध दिया है या निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध दिया है, ऐसे करके पूछ सकता है और आपको एक पंक्ति कह सकता है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो हमारी लघु ई की मात्रा है, इस मात्रा का प्रयोग हम वर्ण के पहले करते हैं, ठीक है। तो कोई भी वर्ण है हम पहले लगाते हैं, तो जैसे हमारा ये वर्ण है तो इसके आगे से हम इसको लगाते हैं, ये हमें ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट कहता है कि आ, ई, ओ, औ और ह, ये जो हमारी मात्राएं हैं, इन मात्राओं का प्रयोग हम किसी भी वर्ण के बाद यानी उसके पीछे लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे र के बाद आ आया, ध के बाद आ आया, न के बाद ई आया है, जैसे स के बाद ओ आया है, ग के बाद औ आया है, त के बाद अह आया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा बाद में लग रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि ए, आय और अनुस्वार जो चंद्रबिंदु है, और इसमें आप ऐसे अनुस्वार भी लिखना बिंदी वाला, ये मात्राएं हमारी किसी भी वर्ण के ऊपर लगती हैं, ठीक है, जैसे पैर, सैर, आंख, चांद, देवेन आदि। चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि लघु ऊ, दीर्घ ऊ और ऋ, ये मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं, जैसे कुसुम, दीपू, रसी, वृत आदि। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आया है, हमें ये समझ में आया है कि हिंदी भाषा के अंदर या देवनागरी लिपि में स्वर की मात्राएं कितनी दिशा में लगाई जाती हैं। तो आपका प्रश्न ये बन जाता है कि देवनागरी में जो मात्राएं हैं स्वर की, वो किस दिशा में लगती हैं, त्रिदिशा में या चतुर्दिशा में, या चतुर्दिक शब्द आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि देवनागरी के अंदर जो मात्राएं हैं वो चतुर्दिक लगती हैं, यानी चारों दिशाओं में, ऊपर भी लगती हैं, नीचे भी लगती हैं, इससे पहले भी और इसके बाद में भी। तो आपका जो यहाँ चारों पॉइंट का जो एक क्रक्स निकलेगा जो आपकी परीक्षा में आएगा, वो आपको ध्यान रखना है कि ये चतुर्दिक में होता है। हाँ जी, किसमें? हाँ, ये सिरा है ना कि सीरा। ये सिरा है, किसी भी, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, तो रेखा का जो ये छोर है इधर वाला, इसे हम एक सिरा कहेंगे, ये इसका सिरा है। तो हम सीरा नहीं, सिरा। देखो आपको यहाँ पे समझने में ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी लघु है और यहाँ पे दीर्घ है, तो आपको ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है कि वो मतलब लघु है, आपको लग रहा है कि खिंचाव हो रहा है, वो खिंचाव रा पे है, सी पे नहीं है, ठीक है। तो ये है सिरा। तो सी जल्दी से बोल रहा है, वो सीरा नहीं है। आपको जब भी डाउट हो तो आप उसको ना दीर्घ बनाकर देख लें, आप ऐसे लिख लें तो आपको पता चल जाएगा सीरा नहीं है, सिरा है। तो इसका मतलब वहां पे जल्द है, जो खिंचाव है वो रा पे है। समझ गए ना, यही पॉइंट है ना आपका। चलो, हाँ हाँ, कुसुम में भी, कुसुम में क्या क्या दिक्कत आ रही है? जो शब्द है कुसुम, कुसुम है, दोनों ही, कुसुम नहीं है। फिर से लिख कर देख लो, मैंने आपको कहा है उच्चारण कर। जैसे आप इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जब भी शब्द में आपको वर्तनी पर ध्यान देना है तो ये कुसुम शब्द है ना कि कुसुम शब्द है, ठीक है। तो जब भी डाउट लगे कि ऐसे क्यों लिखा हुआ है तो आप उसको लिख कर देख लो, फिर उच्चारण करके देखो। जो, और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो लघु वर्ण होगा आप उसको जितने भी झटके से बोलेंगे, कितने भी शॉर्ट टाइम से बोलें, तो वो हमेशा सही रहेगा। लेकिन अगर जहाँ पे लघु लगना है और वहां आप खींच देंगे उसे, तो वो आपको अशुद्ध ही सुनाई देगा। और वैसे ही दीर्घ का है, अगर मान लीजिए किसी चीज को बोलते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि तो जल्दी बोल रहा है, लेकिन वहां पे लग रहा है दीर्घ, तो आप उसको खींच कर प्रयोग करके देखिए कि वो सही उच्चारण आ पा रहा है या नहीं। जैसे मान लो शब्द आपका ये है, सिरा शब्द है, और आप इसको ऐसे, आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, तो आप ऐसे देख लीजिए कि इसे हम बोल रहे हैं सिरा, तो आप इसे करेंगे सी रा, तो आप इसको खींच के बोलेंगे तो यानी ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमको इस पर फोकस करना है। ऐसे ही मान लो जैसे शब्द आ गया आपका सीमा, अब सीमा में आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने ऐसे लिख दिया, तो आप इसको लिखने के बाद इसका उच्चारण जब करेंगे तो ये सीमा नहीं सीमा हो रहा है, तो सीमा, तो फिर से वो अलग ही जा रहा है, यानी सीमा शब्द जो है यहाँ पे खिंचाव है, सीमा। हम उसको कितना भी लंबा खिंचाव ले सकते हैं तो वो शुद्ध ही हमें सुनाई देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो वर्तनियों का शुद्धिकरण आपको याद रखना होता है, ये तभी याद रखना होता है उच्चारण के साथ पर। चलो, पॉइंट नंबर 5 जो आपका दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 में आपको कुछ पॉइंट लिखना है मात्राओं से संबंधित। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 5 में लिखिए यहाँ पर, जब किसी शब्द की शुरुआत, जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से
होती है, जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है, तो वह स्वर तो वह स्वर अपने वास्तविक वह स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। तो वह स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। वास्तविक रूप का मतलब पता है? किसको कहते हैं? गर्दन मत हिलाओ, मारूँगी बहुत, कल बताया था। अच्छा, ओरिजिनल रूप। अरे! मुझे तो पता ही नहीं था। वास्तविक का मतलब ओरिजिनल होता है। ठीक है? उदाहरण लिखो। जैसे जैसे उदाहरण लिखो। जैसे आम, इमली, ऊन, एहसास आदि। एहसास आदि। हाँ जी, उदाहरण में लिखना है। जैसे मैम, मानक अमानक वर्ण में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाऊँगी सब चीज़। जब आपको वर्णमाला जिस दिन कह दूँ कि समाप्त हो गया है और उस दिन अगर आपको कोई डाउट रहे तब पूछना कि मैम इसमें डाउट है। ठीक है? चलो, अब मुझे बताओ ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने बताया? नहीं आया समझ में? जब आपको नहीं पता वास्तविक रूप का मतलब क्या है, तो क्या समझ में आ गया? देखो, हमने ये कहा है कि अगर किसी शब्द की शुरुआत यानी किसी शब्द की स्टार्टिंग यानी उसका प्रारंभ किसी स्वर से हो रहा है, स्वर से, ठीक है? तो वह स्वर अपनी मात्रा के रूप में ना आकर अपने वास्तविक रूप में आएगा। तो यहाँ पे जो शब्द है इसकी शुरुआत किससे हो रही है? आ से हो रही है। तो अब ये अपने वास्तविक रूप में आया है, तो इसको कहेंगे स्वर का वास्तविक रूप। ठीक है? ये हम ऐसे नहीं लिख सकते। समझ गए? इसका कहने का मतलब ये है कि हम आम ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते, मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही इमली शब्द में ई से शुरुआत हो रहा है, तो इसका वास्तविक रूप है। ऊन शब्द में ऊ से शुरुआत है, तो वास्तविक रूप है। एहसास शब्द में ए से शुरुआत है, तो वास्तविक रूप है। बात समझ में आ गई? चलो पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? देखो इसमें, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार 2 या 2 से अधिक व्यंजन के साथ लगातार 2 या 2 से अधिक स्वर जुड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक स्वर जुड़ते हैं, तो तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई, झूठ नहीं बोलना है, मुझे पता चल जाता है। चलो उदाहरण लिखो पहले। जैसे शुरुआत, गुंजाइश, चाहिए। उदाहरण लिख लीजिए। अब देखो इसको समझो। इसके कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये पंक्ति कह रही है कि किसी भी शब्द में जब आप कोई शब्द लिख रहे हो, अगर उस शब्द में किसी भी व्यंजन के साथ लगातार 2 स्वर आ गए या 2 से अधिक आ गए, तो उसमें जो सबसे पहला स्वर होगा, वो व्यंजन के साथ मात्रिक रूप में आ जाएगा और दूसरा, तीसरा जो भी बचा हुआ है, वो अपने वास्तविक रूप में आएगा। ठीक है? कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे समझ लें। जैसे शब्द है हमारा शुरुआत, तो इस शुरुआत शब्द में हम यहाँ पर पाते हैं कि ये तो एक स्वर और एक व्यंजन है। इसमें हमारा जोड़ा एक स्वर और एक व्यंजन है और फिर यहाँ पे ये स्वर आ गया। तो मतलब इस व्यंजन के बाद लगातार 2 स्वर आए हैं। जैसे ये र व्यंजन, इसके बाद स्वर है हमारा उ, फिर इसके बाद हमारा स्वर है आ। ठीक है? तो यानी इस व्यंजन के बाद लगातार 2 स्वर हमारे आ गए हैं। तो नियम ये कहता है
कि इसमें व्यंजन के तुरंत बाद वाला जो स्वर है वो मात्रिक रूप में आएगा, यानी ये इसके साथ मात्रिक रूप में जुड़ गया, और जो बाकी बचा वो अपने वास्तविक रूप में आएगा, तो यानी ये अपने ऐसे वास्तविक रूप में हो गया। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम, जैसे मैंने आपसे बोला कि शुरुआत लिखो और आपने ऐसे शुरुआत ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये लिखना गलत हो जाएगा, मतलब दो मात्राएं ऐसे नहीं बना सकते, ये गलत पॉइंट है। अब ये पॉइंट मुझे नहीं पता था कि मुझे आप लोगों को ये समझाना है, बस जैसे आप लोग लिख रहे हो ना, ऐसे ही एक छात्र बैठे हुए थे, शुरुआत मैंने बोला तो शुरुआत के बाद यही शुरुआत लिखा जो नीचे वाला है। तब मुझे समझ में आया कि इसका मतलब आप लोगों को इसमें भी गलतियां होती हैं कि अगर शब्द ऐसे आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे गुंजाइश शब्द दिया है, यहाँ पे लगातार दो है, ये हमारा ज व्यंजन, इसके बाद स्वर क्या है आ, फिर इसके बाद स्वर क्या है ई। तो आप ध्यान रखिएगा ये इसको पूरा कर देता है, तो यहाँ पर ये मात्रा के रूप में आएगा और ये हमारा स्वतंत्र हो गया, तो यह अपने वास्तविक रूप में आएगा, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे इस शब्द के साथ हम देखें तो यहाँ पर ये व्यंजन है, फिर हमारा स्वर आ, फिर हमारा स्वर ई और फिर हमारा स्वर ए। तो अब यहाँ पर ये जो आ है इस ज के साथ अपने मात्रिक रूप में आ रहा है और यहाँ पर ये स्वतंत्र हो गया। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, यह अपने मात्रिक रूप में अब क्यों नहीं आया? तो देखो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे जो व्यंजन हैं उन व्यंजन के साथ स्वर किस लिए आते हैं, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, व्यंजन का उच्चारण करवाने के लिए। तो हमें व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर हमने इसका वर्ण विच्छेद किया, इस वाले शब्द का वर्ण विच्छेद ये है, तो इसमें हमारे पास ये जो व्यंजन आया है इसके उच्चारण के लिए एक स्वर ही काफी है, तो इसने इसको उच्चारण दे दिया, तो इसका उच्चारण क्या हो गया, जा। और अब इसके बाद जो ध्वनि हमें चाहिए वो ध्वनि हमारी स्वर के पास है, तो उसमें हमें ई ध्वनि चाहिए और फिर ए ध्वनि चाहिए, तो ये दोनों ध्वनि हमारी स्वर के पास है, तो स्वर अपने वास्तविक रूप में आके उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो हम कहीं पे भी किसी भी शब्द को अगर देखते हैं तो हमें जितनी ध्वनि उस शब्द के उच्चारण के लिए चाहिए होती है वही हमारी ध्वनियां इसमें आती हैं, तो इसी वजह से होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ र को ध्वनि देने के लिए ये ऊ हो गया, तो ये स्वतंत्र हो गया, यहाँ पे ज को ध्वनि देने के लिए ये आ हो गया, तो ये स्वतंत्र हो गया, समझ गए ना। तो आगे जब भी शब्दों में कभी आपको ऐसे देखने को मिलेगा तो आपका ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं पे तो स्वर वास्तविक रूप में आ जा रहा है और कहीं पे मात्राओं के रूप में आ रहा है। तो मात्राओं के रूप में किस लिए आता है, ताकि वो व्यंजन को उच्चारण दे सके। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम अगर सारे स्वर व्यंजन को उच्चारण देने के लिए आते हैं तो बहुत सारे शब्द तो ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे व्यंजन आधे होते हैं, तो हमारे जैसे उदाहरण के तौर पर मिटा दूं ये, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने शब्द लिखा सत्य, तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये चलो पूरा कर दिया, इसने पूरा कर दिया, यहाँ तो आधा हो गया, तो ये क्यों हुआ ऐसे? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमें आधा त ही चाहिए, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें पूरा, तो फिर आप इसको क्या पढ़ेंगे, सत्य, और हमको क्या पढ़ना है, सत्य। तो यानी हमको आधा त, केवल हमें क्या चाहिए, व्यंजन का उच्चारण चाहिए, हमें स्वर का वहां उच्चारण नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम व्यंजन के बाद ये दूसरा व्यंजन आ जाता है। फिर आपका सवाल होगा कि तो मैम जब व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के होता ही नहीं है तो इस त का उच्चारण कैसे हो पा रहा है? तो इस त का उच्चारण करने के लिए ये जो आ आया है, ये आ इन दोनों को मदद कर रहा है, ठीक है। इसी से हमारे शब्द बनते हैं आगे संयुक्त वर्ण जो बनते हैं ना, तो वही दिक्कत, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया ना। तो ये यहाँ पे हमारे पॉइंट आता है जो शब्दों के लिए। अब इसके बाद यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न से संबंधित है। यहाँ दिया हुआ है लघु ई, दीर्घ ई और ऋ, ये स्त्रीलिंग वर्ण है, यानी ये वे स्वर हैं जिनका लिंग स्त्रीलिंग माना गया है। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न दिया गया था कि स्वरों में से वह वर्ण बताइए, वह स्वर बताइए जो स्त्रीलिंग है। तो जो आपके पास 11 स्वर हैं या 11 प्लस 2 हैं, उनमें लघु और दीर्घ ई और ऋ ये हमारे स्त्रीलिंग हैं, बाकी जो हैं वो सब पुल्लिंग में आएंगे। और साथ ही साथ इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो सभी स्वर होते हैं वो हमारे अल्पप्राण और सघोष होते हैं, और जो हमारा विसर्ग है वो महाप्राण होता है, ठीक है। वो सघोष तो होता ही है लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, महाप्राण होता है। अब आप में से फिर से सवाल आएगा, मैम ये क्या होता है, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्पप्राण? ये सिर्फ यहाँ पे नोट करके रखने की बात है, आगे जब हम अल्पप्राण महाप्राण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर से प्रश्न का फैक्ट बनता है ना, मान लो कहीं मिसिंग हो जाए, लिख ना पाऊं मैं वहां पे, तो आपके पास ये रहेगा कि हाँ ये वाला ऐसा होता है, फिर आपका डाउट नहीं बनेगा, है ना। ये जब भी कभी कोई नोट वाली पॉइंट आएगा ना तो उसको बस याद करने के लिए लिखना, क्योंकि वो परीक्षा में प्रश्न के रूप में आता है, ठीक। चलो अब इसके बाद आते हैं हम, तो यहाँ तक हमने ना बेसिक समझ लिया। अब शुरू होता है हमारे परीक्षाओं का खेल, जो हमारी परीक्षाओं में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव वाली परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ से जो प्रश्न होगा, यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों परीक्षाओं के लिए चेंज हो जाएगा।
सब्जेक्टिव वाले छात्रों के लिए यहाँ पे कुछ भी समझने वाला मतलब याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, समझ सकते हो। इसलिए समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए कि आप कहीं किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और हिंदी भाषा का कोई व्यक्ति आ गया, तो वह आपसे प्रश्न कर सकता है, तो इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि आप उच्चारण वगैरह और इन सारी चीज़ों से मदद ले सकें, है ना? बाकी जो ऑब्जेक्टिव वाली परीक्षाएँ हैं, उनको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी तक यहाँ से प्रश्न काफ़ी सारे आते हैं, तो उन्हीं को हम देखेंगे। जब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण, इस वर्गीकरण से ही हमको एक बात और पता चलेगी अपनी भाषा की, यानी अपनी लिपि की, कि वो एक वैज्ञानिक लिपि है और जो लिख कर दे दिया गया है वैसा ही वो सिद्ध होता है। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कि स्वरों के वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर पाते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर या जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर और मुँह खुलने की स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, हम जो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, कुल 11 स्वरों में करेंगे। इसमें अनुस्वार और विसर्ग नहीं होंगे, ठीक है? तो जो हमने 11 स्वर पढ़े हैं, उन्हीं का वर्गीकरण हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो वर्गीकरण आ रहा है, वो आ रहा है उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, लघु, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर, ठीक है? अब इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, यहाँ पे अक्सर आप लोग रटते रहते हैं कि यहाँ पर मतलब रटने वाली चीज़ में आता है कि ये लघु हो गया, ये दीर्घ हो गया। तो सबसे पहले आपको समझना है कि दरअसल उच्चारण काल इसने क्या कहा है। उच्चारण का मतलब क्या होता है? बताइए? उच्चारण मतलब बोलना और काल मतलब समय। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे 11 स्वर हैं, इन 11 स्वर को हम बाँटेंगे बोलने में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है? तो उसी को हम कहेंगे उच्चारण काल के आधार पर। तो बोलने में लगने वाले समय के आधार पर हिंदी भाषा में, ये ध्यान रखिएगा, किसमें? हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे हम संस्कृत भाषा नहीं पढ़ रहे, संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में 2 प्रकार के हैं, लघु और दीर्घ, ठीक है? अब इन्हीं को हम जानेंगे। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये वाली बात आए कि मैम हमको तो फलानी बुक ने 3 प्रकार का पढ़ाया है और उन टीचर ने हमको 3 प्रकार का पढ़ाया था, तो इसीलिए मैंने आपको शब्द बोला है कि संस्कृत और हिंदी, ठीक है? तो इसमें बड़ा विवाद रहता है। स्वयं कामता प्रसाद गुरुजी ने, यानी जो हिंदी भाषा का व्याकरण जिन्होंने सबसे पहले दिया था, उन्होंने खुद इस बात को स्पष्ट किया है कि उच्चारण काल के आधार पर हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है औरों के चलते में। चलो, तो अब आपको एक बार पहले इसको लिखेंगे, नोट्स पूरा करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, लघु स्वर के आगे आपको लिखना है। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, हाँ, लघु में लिखना है पहले, लघु स्वर में। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ऑनलाइन क्लास में छात्र ने लिखा है कि मैम बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि स्वरों को हम अल्पप्राण और महाप्राण में शामिल नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ व्यंजन शामिल होते हैं। देखो, मैं यहाँ पर ये चीज़ कहूँगी कि हमारी किताबों में जो वर्गीकरण दिया हुआ है और जिस तरह से वर्गीकरण दिया जाता है, उसके आधार पर हमारे टीचरों में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। क्योंकि हम जो अल्पप्राण और महाप्राण का वर्गीकरण देते हैं, वो व्यंजन के साथ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे, तो एक शब्द आता है, आप सभी लोग भी इस बात पे ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोगों को ऐसा कभी लग सकता है, 2 शब्द हैं, एक है वर्ण, ठीक है? और एक है व्यंजन, और व्यंजन के साथ ही आता है स्वर। शब्दों का एक खेल होता है अलग, ठीक है? बात मत करो ऐसे ना। और फ़ोन, पता है तुम तो ओल्ड स्टूडेंट हो, पता है ना क्या चीज़ होती है? फिर फ़ोन छिन जाएगा, खामख़ा, है ना? तो नहीं करिए ये शरारतें। मतलब मेरा मुख होता है बोर्ड की तरफ और यहाँ शरारतें हो जाती है, नहीं। इतने छोटे बच्चे हो क्या? तो यहाँ पर 3 शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, वर्ण और व्यंजन और स्वर। ध्यान दीजिएगा, जब हम व्यंजन की बात करते हैं, तो हम केवल व्यंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें हमारा क से लेकर ह तक आएगा। और जब हम स्वर की बात कर रहे हैं, तो इसमें केवल हम स्वर की बात कर रहे हैं, जो हमारे 11 स्वर हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर वर्ण की बात करते हैं, तो वर्ण में हमारे टोटल जो संख्या अब तक दे दी ना 53, यानी वो सबके लिए, उसमें वो व्यंजन भी हो सकता है और वो स्वर भी हो सकता है। तो जब वर्गीकरण किया जाता है, वो वर्णों का वर्गीकरण है। और वर्णों के वर्गीकरण में हम अगर ये कह दें कि अल्पप्राण व्यंजन, तो जब अगर हमने अल्पप्राण व्यंजन कह दी ना, तो फिर आपको व्यंजन की ही संख्या देनी पड़ेगी वहाँ पे। और अगर हमने ये कह दिया कि अल्पप्राण वर्ण, तो फिर आपको उसमें स्वर की भी संख्या इंक्लूड करनी पड़ती है। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगी, प्रश्न भी आया है परीक्षा में, तो आप जो गलतियां कर जाते हैं उस पर मैं फोकस कराऊंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा, डरना नहीं है। चलो, तो लघु स्वर में आप लोगों ने क्या लिखा था?
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है। ठीक है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर लिखिए। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाइए। कहा जाता है पूर्ण विराम। फिर ये चार होते हैं। ये चार होते हैं के बाद निर्देशक चिन्ह लगाना है। सामने देख के लिख लो। लिख रही हूँ। ठीक है। ये चार होते हैं के बाद निर्देशक चिन्ह लिखो। अ, ई, उ, ये मिटा देती हूँ, री। पूर्ण विराम। ऋषि नहीं बोलना, री। कल उच्चारण सिखाया है। ठीक है। तो ऋषि नहीं बोलना है। अब ये मत सोचना कि मैंने ये कह दिया तो ऊंचा सुनती हूँ तो ऊंचा ही सुनती हूँ। ठीक है। चलो इसमें लिखो दीर्घ स्वर में, दीर्घ या गुरु स्वर में। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के, दीर्घ में लिखना है। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से, लघु स्वर से दुगना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। हिंदी में बड़ा कह देते हैं। ठीक है। उन्हें दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए। ये सात होते हैं। ये सात होते हैं। निर्देशक चिन्ह फिर से है के बाद। आ, ई, कॉमा लगा देना। उ, ए, आय, ओ, आओ। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षाओं में आजकल कुल संख्या ना पूछकर इस तरह की संख्या पूछ ली जाती है। वो बड़ा ऊ है। ठीक है। तो जैसे ये सात हो गए, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो सात। ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। किसमें? जोर से बोलो। निर्देशक चिन्ह लगाया है। इस निर्देशक चिन्ह का मतलब ये है कि अभी हमारा जो वाक्य है वो पूरा नहीं हुआ है। हमें उस पॉइंट का, यानी जो लिखा है कि ये सात होते हैं, उसका आगे विस्तार देना है। तो ये जो चिन्ह होता है, तो इसीलिए अब हम पूर्ण विराम वहां लगाएंगे। क्या डाउट है आपका? यही ना? हाँ, पूर्ण विराम की बात कर रहे हो ना आप? ये ना, तो उसी के लिए तो बता रही हूँ ना। यहाँ विराम चिन्ह क्या लगा है? निर्देशक चिन्ह। क्यों? देखो, हमारा वाक्य पूरा क्या है, विराम चिन्ह में ध्यान रखना। जब भी आपने लिखा, हमने क्या लिखा है? हमने परिभाषा बताई कि जिन स्वरों का उच्चारण लघु स्वर से दुगना होता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। ये हमारा पूरा वाक्य हो गया। अब कहते हैं, इसके बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। अब हम लिखना चाह रहे हैं, अब उसको देंगे कि ये कौन कौन से हैं। तो फिर हमने अगला वाक्य लिखा कि ये सात होते हैं। हमने क्या लिखा? ये सात होते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ तक खत्म नहीं कर रहे अपना वाक्य कि ये सात होते हैं, हम इसमें उन सातों के बारे में बताना भी चाह रहे हैं कि कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पे नहीं बताते तो हम पूर्ण विराम लगा देते। लेकिन अभी हमें क्योंकि डिटेल देनी है आगे, ठीक है, विवरण देना है, इसीलिए निर्देशक चिन्ह को ना हम विवरण चिन्ह भी कह देते हैं। तो हमें आगे विवरण देना है, तो इसलिए हम पूर्ण विराम न लगा के ये चिन्ह लगाते हैं। तो इस चिन्ह का मतलब ये हो गया कि अभी ये हमारा वाक्य पूरा नहीं है। ये वाक्य हमारा पूरा कब होगा? जब हम ये उदाहरण देके अंत में लगाएंगे, तो वहां पे ये हमारा पूर्ण विराम है इस वाक्य का, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। जब आप सब्जेक्ट में कभी निबंध लिखो और आपको कोई बात ऐसे ही देनी हो, आपको पता है कि वाक्य अभी हमारा पूरा नहीं हो रहा, इसी वाक्य से संबंधित हमें और आगे ऐसे लिखना है, तो तब वहां पे आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि ये इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है या ये इसी का ही हिस्सा है। ठीक है। ये आप लोगों की जो ऑब्जेक्टिव वाले छात्र हैं उनकी भी परीक्षा में आता है वाक्य शुद्धिकरण के अंतर।
ठीक है। कई बार वो क्या करता है, वाक्य शुद्धिकरण में आपको ऐसे डैश देके और वहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, चिन्ह का नाम दे सकता है, या फिर आपसे शुद्धि और अशुद्धि पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हम जब पढ़ेंगे विराम चिन्ह, वहाँ पे मैं पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगी इस बारे में। अब यहाँ पे आपको एक चीज और करनी है, लिख लेना है थोड़ा सा। जो लघु स्वर था, इसमें आप एक एरो बनाइए और इसमें लिखिए एक पंक्ति। हाँ, लघु स्वर में लिखना है। वहाँ पे थोड़ा सा स्थान बचा होगा ना, उसमें लिखना है कि लिखो जिनके उच्चारण में एक मात्रा लगती है, ब्रैकेट में लिख लो। इसमें लिख लेना है आपको, जिनके उच्चारण में एक मात्रा लगती है, पूर्ण विराम लगा के ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर दीर्घ स्वर में लिख लेना है, जिनके उच्चारण में बताइए दो मात्रा लगती है या दो मात्राएं लगती हैं? दो मात्राएं, हमेशा याद रखना। एक एक वचन, दो हो गया तो बहुवचन। यही आपकी अशुद्धि है वाक्यों की। जिनके उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, फिर है पर बहुवचन आ जाएगा ना हिंदी। और जिनके उच्चारण में एक मात्रा लगती है, वो एक वचन है, तो क्रिया भी क्या हो गई, एक वचन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, यहीं से आपका लेखन जो है प्रभावित होता है, यही छोटी बातें होती हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, तो कोई कितना भी उल्टा सीधा करके पूछे, आप लोगों को हारना नहीं है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया है ना, ये उन परीक्षाओं के लिए या उन प्रश्नों के लिए लिखवाया है जो आजकल मॉक टेस्ट में चल रहे हैं। मतलब ये है वो कूड़ा जो जबरदस्ती का भरना पड़ा है ना। हम जब कहते हैं उच्चारण काल के आधार पर हमारे स्वर की हम बात कर रहे हैं, तो हमें बोलने में जितना समय लग रहा है उसके आधार पर आ गया। लेकिन कुछ लोग इसकी परिभाषा दूसरे तरीके से लिखते हैं कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा लगती है उनको लघु स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में दो मात्रा लगती है उनको गुरु स्वर कहते हैं। तो ऐसे भी मात्रा देकर आपको लघु और गुरु स्वर इसी में रखा जाता है, उच्चारण काल में ही। जबकि ये अशुद्ध पॉइंट है। ये इसका शुद्ध रूप क्या है कि उच्चारण काल के आधार पर भी ये लघु और गुरु कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे जब आगे छंद, ठीक है, तो हम एक टॉपिक करेंगे जो हमारे साहित्य का हिस्सा होता है, छंद। तो छंद में हमारे छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो जो मात्रिक छंद होते हैं वो मात्राओं के आधार पर रखे जाते हैं और उसमें हम मात्राओं की गिनती करते हैं। तो उसमें मात्राएं हमारी दो प्रकार की होती हैं और उन मात्राओं का भी नाम दिया जाता है लघु और गुरु। ठीक है, उन्हें लघु और गुरु दो नाम दिया जाता है। और इनका मतलब ये होता है कि जो स्वर आपके लघु होते हैं, जैसे अ, ई, उ और री, तो उनमें लघु मात्रा मानी जाती है, और जो स्वर आपके दीर्घ होते हैं उनमें गुरु मात्रा मानी जाती है। और जब इनकी संख्या गिनी जाती है वहां पर, तो लघु स्वर की संख्या एक गिनी जाती है और गुरु स्वर की संख्या दो गिनी जाती है। तो इसी पॉइंट को बहुत सारे लोगों ने, जो कि हम अब छंद में पढ़ते हैं, हम इसी पॉइंट को बहुत सारे लोगों ने मात्रा के रूप में यहाँ पे आपको बना दिया और यह प्रश्न बन जाता है, और यह हमारे छात्रों को फिर परेशान करता है। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में ये लिखवाया, आप इतने समझदार हो कि इस पॉइंट को भी आराम से सीख लोगे। ठीक है, अब इसके बाद एक विशेष पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। संस्कृत में प्लुत नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता। हिंदी भाषा में इसे प्लुत चिन्ह के नाम से पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, हम हिंदी में इसको विराम चिन्ह के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर को प्लुत चिन्ह के नाम से, जिसका प्रयोग हम किसी को पुकारने में करते हैं। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो है वो ये बन सकता है कि प्लुत स्वर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसी को पुकारने के लिए ये आपका विकल्प में दिया होगा, तो आप इसे याद रखेंगे। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया पुकारने में कैसे? जैसे मान लीजिए ये जो शब्द लिखा हुआ है, आप इसको कैसे पढ़ेंगे? ये शब्द क्या लिखा हुआ है बताइए? ये है राधा। अब आप इसको ये नहीं पढ़ सकते, आधा नहीं, राधा। ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका उच्चारण कैसे होगा? राधा। और ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका उच्चारण होगा राधा। जैसे हम किसी को, कोई दूर है और हम उसको पुकार रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले से ये बात कह चुके हैं कि हिंदी वो है जो बोली जाती है वही लिखी जाती है। तो यानी किसी को पुकारने के लिए जो हम बोल रहे हैं ना, तो हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम उसे भी लिख सकते हैं, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इसे राधा पढ़ सके। वो इसको राधा यही पढ़ेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आ गया ये मोहन, और आप कभी ऐसे नहीं बोलते कि मोहन, ऐसे नहीं बोलेंगे आप। किसको पढ़ेंगे? यानी यहाँ आपको एक बात और समझ में आती है, जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं उन्हीं को आप खींच सकते हैं, यानी लघु स्वर को आप कभी खींच भी नहीं सकते। ठीक है, तो
पॉइंट समझ में आ गया ना? तो पुकारने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो प्लुत चिन्ह का प्रयोग करते हैं हिंदी के अंदर। अब आपको मैं पढ़ाती हूँ पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ, विवाद वाला पॉइंट जो है। देखो जो छात्र हैं यहाँ पर, जो बार-बार आप कमेंट लिख रहे हो या लिख रही हो, ठीक है? यहाँ पे आपको मैंने मना किया है कमेंट लिखने के लिए। आप रफ कॉपी का प्रयोग करो। आप अपनी योग्यता मुझे मत दिखाओ कि आप इन पॉइंट के बारे में जानते हो या नहीं है। ऐसा मैं क्यों मना कर रही हूँ? इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि आप अपने मोबाइल में मुझे देख रहे हो और जिस समय कमेंट करते हो ना, तो उस समय मैं जो बोल रही हूँ, आप वो सुन नहीं पा रहे क्योंकि आपका दिमाग ना लेखन में लगा हुआ है कमेंट पर। और अगर आप उस कमेंट के लेखन में लगे रहेंगे ना, तो मैंने जो कहा है वो आपको समझ में आएगा नहीं और फिर बाद में तुम मुझे ब्लेम करोगे कि मैम ने ये नहीं पढ़ाया। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ ऑनलाइन वाले छात्र, ये बात ध्यान रखें कि आप जिस समय यहाँ पे मुझे सुन रहे हो ना तब तक ना ये कमेंट में इस तरह की चैटिंग वगैरह मत करो प्लीज़, है ना? समझा रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ। फिर बाद में थोड़ा-सा अगर क्रोधित हो गई तो फिर कहेंगे कि अच्छा नहीं लगता, है ना? तो ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो। अब देखो जो विवाद वाला पॉइंट है वो मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, कोई और छात्र कहीं और पढ़ रहा होगा। तो हो सकता है कि जो परंपरा से बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, वो आपको तर्क देगा। तो ये उच्चारण काल के आधार पर हमारी कुछ किताबें हमको एक चीज़ बताती हैं कि हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये लिखना नहीं है, बस ये समझने के लिए है, ठीक है? लघु स्वर, गुरु स्वर और प्लुत स्वर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और उसमें जो रखा जाता है लघु स्वर में, हमारी जो परिभाषा हमने लिखी है वही, जिनका उच्चारण किसमें होता है? कम समय में होता है। अ, ई, उ और ऋ, ये 4 होते हैं। और गुरु स्वर में भी हमारे, जिनका उच्चारण इनकी तुलना में दुगनी समय में होता है, उन्हें हम कहते हैं और ये हमारे 7 हो जाते हैं। ठीक है? यहाँ तक सब लोग जो है बिल्कुल सही बात कहते हैं। फिर उसके बाद प्लुत स्वर पे आते हैं। प्लुत स्वर की परिभाषा देखते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है या 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और जब कहते हैं आपने रख दिया तो बात आती है अब कि उदाहरण भी दो। तो फिर वो उदाहरण देते हैं कि उदाहरण है जैसे लिखा हुआ था शब्द रा, था। मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी छात्र ने यह प्रश्न किया होगा कि सर जी ये बताइए कि ऊपर तो पढ़ रहे हैं हम स्वर और नीचे आप हमको स्वर पढ़ा रहे हो कि शब्द। ये जो उदाहरण है, कभी-कभी इसकी जगह पर कुछ लोग ओम शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है? लिखते हैं कि ओम लिखा हुआ है ये, तो फिर ये आता है कि ओम क्या है? ये शब्द ही है। या फिर ये ओम जो ये आकृति है, या तो ये बनना चाहिए। ठीक है? अब फिर से क्रॉस क्वेश्चन होता है कि जब मैंने आपको 11 स्वर पढ़ाए, यानी मैंने पहले ही कहा है 11 स्वर, इन 11 स्वर में कौन सा स्वर था ये? क्या था? हिंदी में पढ़ाया? नहीं पढ़ाया ना, तो फिर यहाँ पे ये कहाँ से आ गया? सवाल अब ये उठता है, जब हिंदी में पढ़ाया ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया? दरअसल ये जो ओम शब्द है, एक तो ये वैदिक संस्कृत का है, हमारी संस्कृत में भी नहीं है, जो आधुनिक संस्कृत है उसमें भी नहीं। वैदिक संस्कृत में आपको मंत्रों से पहले आपको ओम अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये वहाँ का है। अब आप इसको ज़बरदस्ती हिंदी पे थोप रहे हैं और बच्चे, अब यहाँ पे ये नहीं होता कि मेरा ही सवाल है, ये आप में से किसी बच्चे का भी हो सकता है। जब मैं आपको समझा के पढ़ा रही हूँ, तो आपके दिमाग में भी पॉइंट आ सकता है कि मैम 11 में से 4 तो यहाँ आ गए और 7 यहाँ पे आ गए, तो इसका उदाहरण बताइए। अब इसका उदाहरण अगर मैं आपको राधा और ओम दूँ, तो आप ये कहेंगे कि तो ये बताइए, आप पढ़ा तो रही थी स्वर और ये शब्द कहाँ से आ गया? तो इसका स्वर बताइए। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में जब भी कभी आपको कोई ऐसे कहे तो आप उससे बताना। फिर अगर वो इस बात पे रुक जाए, तो फिर आगे की कहानी आप उसे समझा देना कि देखो दरअसल कहानी ये है कि जो हमारी आधुनिक संस्कृत है, ठीक है? उस आधुनिक संस्कृत में प्लुत स्वर होता है और वह एक चिन्ह के साथ बनता है। ये हमारा लघु स्वर है, ये हमारा दीर्घ स्वर है और संस्कृत में प्लुत स्वर इस चिन्ह के साथ बनता है। ये ऐसे एस के जैसा हमारा एक लेटर बनता है, मतलब एक चिन्ह होता है। इसका मतलब ये है कि इसका उच्चारण है अ, ये है आ और इसका उच्चारण है आ, ठीक है? अब आप किसी भी संस्कृत की बुक को उठा के देखिए या फिर आप गीता उठाइएगा, तो गीता के किसी भी श्लोक में आपको कहीं-कहीं ये वाला लेटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर जब भी आप उसका उच्चारण करेंगे तो आप उसको खींचेंगे। दूसरा तरीका, कभी आपने पूजा करवाई हो अपने घर में, तो पंडित जी लोग जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उस समय ध्यान देना कि वो जब कुछ बोल रहे होते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर वो ऐसे थोड़ा-सा खींचते हैं। जो वो खींचते हैं ना, तो पॉज़ लेते हैं आगे तक, मतलब उस तरह से, तो वो समझ लीजिए कि वहाँ पे संस्कृत का वह प्लुत स्वर प्रयोग में आ रहा है, इसलिए वो उसको खींच रहे हैं थोड़ा, ठीक है? तो ये संस्कृत की किताबों में जाके आप देख सकते हो, अगर गीता हो आप लोगों के पास तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे जितने भी गुरु वाले स्वर थे, इन सारे स्वरों के साथ हम इस चिन्ह का प्रयोग करके प्लुत
हमारे कामता प्रसाद गुरुजी ने ये बोला था कि हिंदी में हम इनको 2 ही प्रकार का रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाव को कुछ समझना नहीं है, बस कॉपी पेस्ट, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब आपका प्रश्न यही होगा, पेपर में आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर पेपर में आ जाए तो आपको उत्तर 2 ही देना है। अगर प्रश्न गलत हो जाएगा तो उस पे क्लेम करेंगे। उसका जो आधार आप देंगे, कामता प्रसाद गुरुजी की पुस्तक है, वो मैं आपको बता दूँगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको मार्केट में कहीं पे भी मिलेगी। उसके लिए आराम से आप कहीं पे भी मतलब कोई भी किताब होगी आपकी, बस कामता प्रसाद लिखिए, पब्लिकेशन कोई भी हो उनका, तो हर किताब में आपको ये देखने को मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, बस ये है, मॉक टेस्ट वाले आपको जवाब नहीं देंगे, वो 3 ही रखेंगे उत्तर, पर जवाब आपको देंगे नहीं। अगर आप खोजे भी ना, उनसे कहने लगे, तो सब भाग जाते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है? तो चलो, विवाद यहाँ पे खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर। अब इसको करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रही हूँ, आप उसका उत्तर देना। प्रश्न ये है कि निम्न में से दीर्घ स्वर, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? विकल्प दे रही हूँ आपको 2। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। प्रश्न एक ही है दोनों में, विकल्प थोड़ा अलग है। ए प्रश्न कह रहा है अ, बी विकल्प कह रहा है आ, सी विकल्प कह रहा है ओ, डी विकल्प कह रहा है औ। दूसरे प्रश्न का विकल्प है, ए विकल्प कह रहा है ई, बी विकल्प कह रहा है ए, सी विकल्प कह रहा है ई और डी विकल्प कह रहा है अ। प्रश्न सही है, मैंने गलती तो नहीं कर दी? प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, ये बताना है। आपके पास 2 विकल्प हैं, अ, आ, ओ, औ और ई, ए, ई, अ। नकल कर सकते हो, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बेशक चेक कर सकते हो आप। तो हमने लघु स्वर और दीर्घ स्वर पढ़े हैं, कौन-कौन से होते हैं। अच्छा, पहले में भी और दूसरे में भी। बाकी और बताओ, ऑनलाइन वाले छात्र, अब बताओ, आप करो कमेंट जब मैं बोल रही हूँ, बताओ। बाकी और किसी को डाउट हो रहा है? संशय कि मैम प्रश्न गलत है, ऐसा हो रहा है? प्रश्न गलत होने का डाउट हो रहा है किसी को? बीसीडी 2 ही तो है। हाँ, हाँ, मैं समझ गई, इसमें बी और इसमें सी, है ना? अच्छा, अच्छा, इसमें बी-सी-डी पूरे पहले वाले में और इसमें अच्छा, अच्छा। तो अरे प्रश्न तो यही क्या है ना, एक बताना है ना, तो प्रश्न गलत हो गया क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो करना है, ऐसे ही तो करके आते हैं। देखो, इसका उत्तर ये है और इसका उत्तर ये है। अब आप कहेंगे मैम अभी-अभी तो आपने हमें बताया कि दीर्घ स्वर ये होता है और अभी हमें तो पता है कि दीर्घ स्वर ये और इसमें भी दीर्घ स्वर ये है, तो इनमें से एक कैसे चुना आपने? ठीक है? तो इसी कहानी को समझने के लिए हमारा अगला वर्गीकरण है, उत्पत्ति के आधार पर। ये पहले प्रश्न दिया है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? जो वर्गीकरण हमारा दिया है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उत्पत्ति का मतलब समझते हो आप? उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ? जन्म लेना, बनना, ठीक है? हम ये कह सकते हैं उसने जन्म कैसे लिया, वो बना कैसे है, ठीक है? तो बनने के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के हैं। कौन-कौन से? मूल स्वर, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है? जिसे आप कह सकते हैं मूल यानी मौलिक, जड़, ठीक है? हिंदी में नहीं, संस्कृत में जड़ को मूल कहा जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है? और दूसरा आता है संधि, संधि स्वर। संधि का मतलब होता है जोड़ से, जो किसी जोड़ से बना है, यानी 2 या 2 से अधिक से बना है, तो वो संधि स्वर हो जाता है। तो इस आधार पे हमारे जो स्वर हैं, वो 2 प्रकार के हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों को लिखवाऊँगी, नोट्स बनवाऊँगी, लेकिन आपको अभी यहाँ पे ब्रेक लेके रफ कॉपी का प्रयोग करना है। मैं पहले आपको इसको समझा देती हूँ, नोट्स आपके बाद में लिखवाऊँगी। यहाँ पे इसमें आपको एक सारणी मिलेगी, ये सारणी, ठीक है? उत्पत्ति के आधार पर। इसी सारणी से आपके बहुत सारे प्रश्न हल होने हैं, जो परीक्षा में पूछे जाएँगे आपसे। यहाँ पर दिया है हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बाँटा है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ठीक है? तीनों के नाम देते हैं हम इसको, और दूसरा है संधि स्वर, जिन्हें हम दीर्घ स्वर और गुरु स्वर भी कह सकते हैं। फिर हमारे ये दीर्घ स्वर 2 प्रकार के हो जाते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर को हम सजातीय या सवर्ण भी कह देते हैं, और संयुक्त स्वर जो है उसे हम विजातीय और असवर्ण भी कह देते हैं। अब आपकी परीक्षा में इस सारणी से प्रश्न कैसे आते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से सवर्ण कौन-सा है? ये पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से सजातीय स्वर कौन-सा है? आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से विजातीय स्वर कौन-सा है? या आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से संयुक्त स्वर कौन-सा है?
या आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है या मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, और फिर आपको वहां पर संयुक्त स्वर भी रखकर आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसा कि मैंने प्रश्न आपको दिया है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हमको समझना है कि अगर हमारी परीक्षा में ऐसा विकल्प आ जाए जिसमें हमें एक से अधिक उत्तर दिखाई दे, तो हमको फिर इस बात पर चले जाना है कि जो हमारे संधि स्वर हैं यानी जो दीर्घ स्वर हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल दीर्घ और एक होता है संयुक्त। तो फिर हमको संयुक्त वालों को अलग कर देना होता है और जो मूल दीर्घ है फिर उसको उत्तर देना होता है। तो इसीलिए जो आपका उत्तर होता है वो कौन सा हो जाता है, आ और ई। ठीक है, ये उत्तर आ जाता है। अब ये जो पूरी कहानी है ना, जैसे अलग अलग आई है, अब आप कहेंगे कि मैम कैसे याद करेंगे सजातीय क्या होता है, कैसे याद करेंगे विजातीय क्या होता है, या इनके उदाहरण में ये सारी चीजें, तो ये सब आप लोगों को समझना है। मतलब इसमें तो मैं आप लोगों को चार्ट बनाती हूँ यहाँ पर, रफ कॉपी में आपको वो लिखना है जो आपको लिखने का मन करे। पहली चीज तो पता चल गई, सारणी आपके पास लिखी हुई है। अब इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा क्या लिखवाने वाली हूँ, ये आपको अपनी रफ कॉपी पे जो आपका मन करे वो लिखना है। ठीक है, पर लिखने से पहले जो फोकस करना है वो समझने पे करना है। ठीक है, समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है? मैथ्स, मैथ्स, मैप नहीं, गणित। और कितने छात्र ऐसे हैं जिनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, आ जाता है ना समझ में? तो चलो अभी मैं आप लोगों को वो पॉइंट समझाऊंगी जो मैथ्स के जरिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, सारा इसका जो एक वो होता है ना, कहते हैं ना अंतर तक जितना समझना है। चलो सबसे पहले हमने बात की है वर्णों के बारे में जिसे हम उत्पत्ति के आधार पर बांट रहे हैं। तो ये सॉरी स्वर, स्वर में हम उत्पत्ति के आधार पर बांट रहे हैं। तो ये हमारे कितने प्रकार के हो गए, एक हो गया मूल स्वर। मूल स्वर के नाम हमें पता है, लघु और ह्रस्व भी कह देते हैं, और दूसरा हो जाता है संधि स्वर। ध्यान दीजिएगा, असल में इनके यही दो नाम है, और ये संधि स्वर के साथ गुरु स्वर और दीर्घ स्वर और इसके साथ लघु स्वर, और ये इसलिए दिया है ताकि आपको उदाहरण याद रहे कि इसमें कौन सा होता है। ठीक है, तो जो मूल स्वर है हमारा, ये बताइए इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? ये ए नहीं है, ये अ है। ठीक है, इसे अ बोलिए, मैंने आपको कल ही सिखाया ना, अ, ई, उ और री। री नहीं, री। ठीक है, मूर्धा का प्रयोग करना है। और संधि स्वर में आ, ई, उ, ए, आय, ओ और आओ। क्रम भी याद रखना, सारी चीजें आगे पीछे नहीं करना है, क्रम से हमें चीजें चलनी है। हाँ जी, क्या कह रही हूँ, मतलब फिर से कहो। नहीं नहीं नहीं, वहाँ मैं अपनी तरीके से आपको परिभाषा के रूप में लिखवाऊंगी। तो वहाँ जहाँ मैंने खाली स्थान दिया हुआ है ना, इसीलिए मैंने रफ कॉपी बोल दिया आपको कि रफ कॉपी पे ही लिखिए, वहाँ मत लिख लेना, फिर बाद में ये ढूंढते फिरो कि आप कहाँ करें, है ना, सब कुछ कभी गड़बड़ कर ले। तो रफ कॉपी पे ही करना। पर अभी तो मैंने कुछ लिखने वाली चीज दी ही नहीं है, अभी तो कुछ दिया बताया ही नहीं है, अभी तो यही देख रहे हैं। नहीं उतारो, नहीं उतारो, नहीं, ठीक है, मैं खुद बताऊंगी, पहले समझ लो। हाँ, मैं बोल दूंगी, है ना, मैं बोल दूंगी। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा से ये हो सकता है कि जैसे ऑनलाइन में जब मैं पढ़ाती हूँ केवल कैमरे को देख के जब मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे एक क्लास कम हो जाती है, आप लोगों के साथ एक क्लास ज्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर मान लीजिए कि हमारे पूरे दिनों की जो संख्या है उसमें अगर दो चार क्लास ज्यादा हो जाएंगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं दिक्कत, बस आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काउंटिंग करने लगे। मैम ने पहले दिन बताया था 2.5 महीने में गिनती करते हैं एक एक दिन की, कि हाँ 2.5 महीने से 3 महीने हो गए मैम, 3 महीने से ज्यादा अगर एक दिन भी गया तो टोक देते हैं मुझे। तो ये नहीं सोचना, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो कहानी मैं अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा, तभी मैं कह रही हूँ कि मत लिखो, प्लीज मत लिखो, है ना। लिखना नहीं है, बस इसको समझ लो। बहुत मतलब ये कहानी ऐसी है, आपको सारी चीजें ना यहीं याद हो जाएंगी। अभी मैंने वही कहा है कि सिर्फ 1.5 घंटा मेरे साथ आपको ना यहाँ पे देना है, घर जाके कुछ याद नहीं करना। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें आपको यहीं याद हो जाएंगी, बस ध्यान दो। हमने ये बात कही है कि मूल स्वर हमारे वो स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति उसी रूप में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो मूल स्वर थे वो ये चार हमारे मूल स्वर आते हैं। इनकी उत्पत्ति, इनकी ध्वनि इसी रूप में उत्पन्न हुई है सबसे पहले। ठीक है, संधि स्वर हम उन्हें कहते हैं, ये वे स्वर हैं जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर जन्मा जो स्वर है वो संधि स्वर कहलाता है। तो ये कैसे जन्मा है? अब ये चार तो जब इनकी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है तो इनके बारे में तो कुछ जानना ही नहीं है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ये जो हमारे संधि स्वर हैं ये कैसे बने हैं। तो देखो होता क्या है, ये जो हमारा अ स्वर है ये अपने साथ यानी अ के साथ मेल करता है और एक नए वर्ण को जन्म देता है, आ। ठीक है,
अ के साथ मिलकर एक नया वर्ण बनाता है आ। फिर उसके बाद ये जो ई है, ये ई भी ई के साथ मेल करता है और एक नए वर्ण को जन्म देता है ई। फिर ये ऊ भी इसके साथ अपने ऊ के साथ ही मेल करता है और एक नए वर्ण को जन्म देता है ऊ। पीछे दिख रहा है ना यहाँ तक? उसी तरह से ये री, ये भी री के साथ मेल करता है और एक नए वर्ण को जन्म देता है। ये है री, यहाँ पे आपको 2 बार मिलेगा ये, ठीक है? ये है री और ये है री, खींच के बोलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ण हमारे सामने आए, तो ये हमारा लघु है और ये लघु है। लघु और लघु के मिलने से ये बना है हमारा दीर्घ। तो आपने परिभाषा भी पढ़ी कि लघु स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, क्योंकि 2 बार लघु स्वर उसमें प्रयोग हो रहा है। तो ये आ हमारा दीर्घ हो गया। इसी तरह से ये, अब देखो ये समान है, ये समान है, तो ये बना हमारे पास ये समान, ये समान, ये बना, ये दोनों समान। तो ये जो तीनों वर्ण आपके आते हैं, इनको हमने नाम दिया है इस संधि स्वर में, जो हमने 2 दिए हैं, मूल दीर्घ नाम दे दिया, यानी मूल दीर्घ। और इस मूल दीर्घ को ही दूसरा नाम दिया हमने सजातीय। सजातीय का मतलब हो गया जो समान जाति से बना है। तो ये दोनों जो हैं, ये किससे बने हैं? एक जाति के। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि मैम बन तो ये चारों ही रहे हैं, आपने 3 को ही क्यों कहा है? तो 3 को इसलिए कहा है क्योंकि जो आपकी हिंदी की बात हम कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा में आपके पास केवल लघु ऋ होता है, दीर्घ ऋ नहीं होता, ठीक है? इसी कारण से हमारी संख्या में लोगों ने विवाद बना दिया है। आपने अगर सुना हो कहीं, किसी ने ये सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में री नहीं होता है, ऐसा अगर कहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो या कहीं सुन सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि 11 स्वर नहीं 10 होते हैं, क्योंकि इनमें री नहीं होता। ऐसा लोग कहते हैं, मार्केट में आपको ऐसा भ्रम फैलाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो ये वाला पॉइंट जो है ना, गलत फहमी के शिकार हो गए। असल में ओरिजिनल कहानी क्या है, जो हमारी संस्कृत भाषा है उसमें री और री, ये इसका दीर्घ, ठीक है, ये दोनों होते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में दीर्घ री से संबंधित कोई शब्द नहीं है। हमारा जो शब्दकोश यानी डिक्शनरी है हिंदी की पूरी, उसमें इस दीर्घ री, इसकी मात्रा तो होती है ये और इसकी मात्रा होती है ऐसे डबल। तो इससे बनने वाला कोई शब्द नहीं है। तो जब कोई शब्द नहीं है तो हमारे विद्वानों ने इसे हमारी वर्णमाला से निकाल दिया। लेकिन हमारे पास इससे संबंधित शब्द होते हैं, जैसे पृथ्वी है, आवृत्ति है, व्रत है, ठीक है, होते, तो हमने लघु रख लिया। तो इसलिए लघु में हमारे 4 आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बनता तो ऐसे ही है, ये बनता है इसके साथ, लेकिन हम जब इसका प्रयोग नहीं करते तो हमें इस लिस्ट से हम इसको निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा कि कैसे। तो इस तरह से ये हमारे 3 आ गए, जो किसमें होते हैं? मूल दीर्घ स्वर में होते हैं, आ, ई और उ। सजातीय का दूसरा नाम है सवर्ण, ठीक है? सवर्ण मतलब समान जाति वाला। तो तीनों नाम हो गए, मूल दीर्घ, सजातीय या सवर्ण, ठीक है? इसी तरह से बात समझ में आ गई? ये पॉइंट समझ में आ गया? चलो अब लिखना है इसको, तो लिख दो जल्दी से फटाफट। देख लिया? फोटो खींच लो, घर लिख लेना, है ना, टाइम मिल जाएगा। अरे घर जाके लिख लेना बालक, इसलिए तो बोल रही हूँ अभी, क्योंकि आपका टाइम हो गया है ना, तो अब आगे बीच में नहीं छोड़ती हूँ, है ना? 2 घंटे की नहीं है, ऑनलाइन वाले देखो 1 मिनट ऊपर होते ही लिख दिया, मैम आज क्लास 2 घंटे की है क्या? मतलब पढ़ाई पढ़ने में, हाँ? नहीं, ये एप्लीकेशन पे चल रहा है, यूट्यूब यूट्यूब वालों का नहीं पढ़ती हूँ मैं। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं है, कल तक थी, अब एप्लीकेशन पे है। अब ये एप्लीकेशन पे है, आप लोगों के पास होगा, देखो जिनके पास होगा ना वो तो लिख सकते हैं ना, आपके पास है, ठीक है, हटाओ इसको। चलो, अब जिस तरह से इन्होंने आपस में वर्ण मेल किया, उसी तरह से इन वर्णों ने फिर आपस में मेल करना शुरू किया। देखो ध्यान दो, अब यहाँ से अ का मेल ई के साथ होता है, तो हमारा एक नया वर्ण बन के आता है ए, ठीक है? अ ने ई के साथ मेल किया तो नया वर्ण बना ए। अब फिर इस अ ने फिर दोबारा से इस ए के साथ मेल किया और ये नया वर्ण बन के आया अय, ठीक है, अय। तभी हम ये ए है और ये अय है, ठीक है? उसके बाद इस अ ने फिर ऊ के साथ मेल किया, तो हमारे पास एक वर्ण बन के आया ओ। और फिर इस अ ने इस ओ के साथ मेल किया और एक नया वर्ण हमारे पास बन के आया आओ, ठीक है? तो इसको याद रख लेना, ये जो लिखा है ना, ये आपकी परीक्षा में कभी कभी आ जाता है, ये मिलके क्या बनेगा, ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है, इसके मिलने से क्या बनता है। अब यहाँ पर इसी से आप याद कर लो,
ये हमारा अलग जाति का, ये अलग जाति का, ठीक है? तो ये हमारा जो बन के आए ये चारों वर्ण, ये अलग-अलग जाति के हैं, तो अलग-अलग जाति होने के कारण इनको नाम क्या दिया हमने? विजातीय, ठीक है? और विजातीय के साथ जब हम किसी भी वर्ण को यानी 2 अलग-अलग वर्ण मिलकर कोई एक वर्ण बनाते हैं, तो उसको संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। अब क्योंकि ये स्वरों ने बनाया है, तो इसको नाम दे दिया हमने संयुक्त स्वर। तो ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर। अब इसको विजातीय कहा है यानी सवर्ण के आगे अ लगा दो, तो ये शब्द बन गया असवर्ण, यानी जो समान जाति का नहीं है, ठीक है? तीनों नाम मिल गए, याद रहेंगे और संयुक्त स्वर के नीचे उदाहरण में लिख दो ए, आय, ओ और औ, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? अब ये आपका पूरा चार्ट बन गया। अब इससे ना तमाम तरह के प्रश्न बनेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपने इस पूरी थ्योरी को अगर समझ लिया, तो वो किसी भी तरीके से प्रश्न करे, आप उसको हल कर देंगे, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही कराती हूँ, इसके आगे कल करेंगे। जो नोट्स है आपका पूरा मैं कल करवाऊँगी, ठीक है? इसमें हुँ, फिर दोबारा से बोलो, समझ नहीं आया मुझे। मॉर्निंग वाला टाइम आपको ना 27 से मिलेगा, 27 मार्च से। नया बैच शुरू हो रहा है।